Hello friends, this is my second lecture under my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. But actually this is the first lecture because my previous one was the introductory lecture. मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने पहला लेक्चर अपलोड करने के बाद कुछ फीडबैक आया जिसमें मुझसे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप अपने लेक्चर को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू मेक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग understand in a easy way. My topic today is, which was the first part of the consultancy, the field work, then the second one comes the laboratory testing, and third is the interpretation part of the report. Now actually I am focusing on this code of practice for subsurface exploration investigation for foundations as per IS 189/1979 reaffirmed 2002। मैंने ये प्रयास करा है कि मैं अपना जो भी लेक्चर दूंगा वो इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स के रेफरेंस में दूंगा ताकि हमारे जितने भी बडिंग इंजीनियर्स हैं जो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो पढ़ने के आने के बाद हम लोगों को चूँकि इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स फॉलो करने होते हो तो उससे परिभाषित रहें, उसकी जानकारी उनके पास रहे, सो दैट इट कैन बी ऑफ मच हेल्प टू देम। तो नाउ अब सबसे पहले जब हम फील्ड पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, ये पता करना पड़ता है कि हम बेसिकली किस स्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। वो कोई बाउंड्री वॉल भी हो सकती है, वो कोई रिटेनिंग वॉल हो सकती है, वो कोई रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल हो सकती है, वो कोई सिंगल डबल स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट हो सकता है, वो कोई ओवरहेड टैंक हो सकता है, वो कोई पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर हो सकती है, वो कोई अंडरग्राउंड सम्प हो सकता है, वो कोई शुगर इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं मोलासिस टैंक काइंड, वो कोई सीमेंट इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं लाइक कन्वेयर बेल्ट्स एक्सेट्रा, या कोई ब्रिज है, मेजर ब्रिज है, रिवर ब्रिज है, या आरओबी है, या लिमिटेड हाइट सबवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा फोकस क्या है कि देखिए अगर कोई बड़ी साइट होती है तो हमको बेसिकली उसका रिकॉग्नाइजेंस सर्वे कर लेना चाहिए किसी भी बड़ी साइट का। या उसके बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए और उसका कारण ये होता है कि उससे हम मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं कि हमें साइट पे क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब व्हाट एक्चुअली वी हैव टू लुक एट द साइट इज नंबर 1 द सॉइल प्रोफाइल, नंबर 2 वहाँ की एग्जिस्टिंग वाटर टेबल, नंबर 3 वहाँ के हार्मफुल साल्ट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और वहाँ की अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी। अब देखिए क्या होता है कि हमको सबसे पहले वहाँ जाके साइट पे देखना चाहिए कि हमारी सॉइल वहाँ जनरल जियोफिजिकल प्रोफाइल क्या है। वो अप डाउन हो सकता है, कोई बोरहोल हम यहाँ कर सकते हैं, कोई बोरहोल में भी हमें यहाँ करना पड़े, कोई बोरहोल हमें यहाँ करना पड़े, और कोई बोरहोल मान लीजिए हमें यहाँ करना पड़े। तो बेसिकली क्या है, हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम इसका वर्टिकल प्रोफाइल साइट से लेकर के आते हैं, वर्टिकल सैम्पलिंग हम करते हैं। ये सैम्पलिंग जो होती है इसके स्पेसिफिकेशंस हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स में मेंशन है, और इसमें हम बेसिकली जनरली 150 mm डायमीटर के बोरहोल्स करते हैं और हर 1.5 मीटर इंटरवल पे एक अनडिस्टर्ब सैंपल और फिर एसपीटी सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब बेसिकली क्या है कि हम लोग जब साइट पे जाएंगे तो हम इसके सैंपल्स कलेक्ट करके लाएंगे to the requisite depth of borehole which need to be explored at the site।
अब इसमें हम लोगों का फोकस क्या होता है कि हम सैंपल जो लाते हैं उसको हम लेबोरेटरी में फिर फर्दर टेस्ट करेंगे विद रिगार्ड्स टू द टेस्ट लाइक moisture content, dry density, bulk density, specific gravity, whether it is a sandy soil or a cohesive soil. Depending upon the type of the soil met, we decide upon the kind of the test to be performed on the sample. अब ये मैं सिंपल भाषा में इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली जो फील्ड पे इंजीनियर्स के साथ जो सुपरवाइजर्स या जो वर्कर्स जाते हैं उनको थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ये। इसके अलावा अब हमारा क्या होता है कि देखिए बेसिक फोकस क्या है। अब हमारी जो ये सॉइल प्रोफाइल तो बेसिकली हम लैब में आके जब सैंपल आ जाएगा तब हम टेस्ट करके बताएंगे किस टाइप के हमें सैंपल फील्ड पे मिले। अब होता क्या है कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर टेबल की हम बात करते हैं तो कभी ये हमारे बोरहोल में आ जाती है, कभी नहीं आती है। अब मान लिए हमारा इस लेवल पे ग्राउंड वाटर टेबल आ गया, मान लीजिए इस जगह हमारा एक ग्राउंड वाटर टेबल आ गया, तो इसको भी हमें मेज़र करने का तरीका होता है कि हम बोरहोल को जब फिनिश कर दें तो उसके 24 आवर्स वेट करने के बाद उस एग्जैक्ट वाटर टेबल को हम नोट करके ना वो रियल ग्राउंड वाटर टेबल मेट विद एट द साइट होता है। और नियर बाई वेल्स वगैरह या कोई बहती हुई स्ट्रीम है या कोई जियोफिजिकल प्रोफाइल ऐसी है या कोई ड्रेनेज है उसके बारे में हमें पता कर लेना चाहिए। और अगर कोई नियर बाई वेल है तो उससे हमें वहाँ का हाईएस्ट और लोएस्ट सीजनल फ्लक्चुएशन जो वाटर टेबल का तो मार्क पड़े होते हैं वो हमें नोट कर लाने चाहिए। ठीक है, कभी कभी साइट पे ऐसी सिचुएशन भी आती है जब कहाँ वहाँ अक्यूमुलेटेड वाटर होता है ड्यू टू नॉन परवियस सॉइल बीइंग प्रेजेंट देयर, या कोई नाला होता है उसका या कोई नाली होती है, ड्रेन होता है जो पानी कट करके वहाँ आ रहा होता है, द वाटर विच सोएवर इज फ्लोइंग आउट देयर, तो उसको हमें नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ें फील्ड पे जो भी हमारा इंजीनियर इंचार्ज आता है उसको चीज़ें नोट करके लानी चाहिए, जैसे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज रिगार्ड्स, क्योंकि जब हम क्या है बेसिकली ये सब काम करने का हमारा एम क्या है, हम शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की जानना चाहते हैं, हम बेरिंग कैपेसिटी सॉइल के निकालना चाहते हैं, वहाँ की परमिएबिलिटी क्या है ये जानना चाहते हैं, वहाँ के वाटर में कोई साल्ट्स तो नहीं प्रेजेंट हैं इफ एनी। सेकेंड, इसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हम हार्मफुल साल्ट्स चेक करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि साल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स में हम जनरली सॉइल में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स चेक करते हैं। ये मेन सॉल्ट्स होते हैं, इनकी एक परमिसिबल लिमिट है, अगर इसके बियॉन्ड है तो हमें वहाँ साइट पे फाउंडेशन पे उन सॉल्ट्स का हार्मफुल इफेक्ट ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट करना पड़ता है अपनी फाउंडेशन। अब क्या है कि इफ़ वाटर कंसिस्ट ऑफ सल्फेट्स तो ये हमारी सीमेंट कंक्रीट को नुकसान पहुंचा सकता है, या कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी डीप फाउंडेशन है जहां हम पाइल फाउंडेशन डालते हैं हमारे आयरन को स्टील को रस्ट कर सकता है। मतलब बेसिकली हमारा एम ये है कि वाटर में या हार्मफुल साल्ट्स में कोई ऐसे साल्ट्स हैं जो हमारे कंक्रीट को या स्टील को ख़राब कर सकते हैं, तो वो हम पहले पता कर लें और अकॉर्डिंगली वी डू सजेस्ट necessary correction remedial measures to be applied at the site so that ये फ्यूचर में हमारी फाउंडेशन को डिस्टर्ब ना करें, स्ट्रक्चर को by way of capillary action with after mixing it with the water present in the soil, ताकि ये हमारा स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते हैं 50-100 साल के लिए बनाते हैं तब तक वो सुरक्षित रहे। ठीक है, अब क्या है, हम इसके अलावा अब हम जो चीज़ आपको फोकस करके बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हाउ टू डिसाइड द डेप्थ ऑफ द बोरहोल्स टू बी एक्सप्लोर्ड एट द साइट। तो वो क्या होता है, वो हमारी 2-3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हमें साइट पे जाने से पहले ये पता होना चाहिए अगर कोई बिल्डिंग है तो, इफ इट इज़ अ बिल्डिंग, हाउ मैनी स्टोरीज,
to be built. What is the proposed cover area? Proposed covered area, etc. If any overhead tank, तो उसकी कैपेसिटी और स्टेजिंग हाइट, कैपेसिटी एंड स्टेजिंग हाइट एक्सेट्रा. अगर कोई वो ब्रिज है तो इट्स स्पैन अरेंजमेंट, अगर कोई वो सम्प वेल है तो उसका प्रपोज्ड टेंटेटिव डायमेंशंस which may be rectangular, square or circular. अब इन सब के बेसिस पे क्या होता है, हमारे कोड ने एक बात कही हुई है कि फाउंडेशन डेप्थ प्लस 1.5 टू टाइम्स द width of the proposed footing साइज. ये हमारा क्या है कि इन्वेस्टिगेशन डेप्थ होती है जो हमें करनी होती है. नीडेड टू बी डन एट द साइट. अब क्या है, हम लोगों को बेसिक मोटी मोटी चीज़ें मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्यों इसको डिटेल में हम अपने आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में बताएंगे कि किस काइंड के स्ट्रक्चर पे कैसे फाउंडेशन डेप्थ और नंबर ऑफ बोरोज डिफाइन होती हैं. वैसे कोड ने ये कह रखा है कि 0.4 हेक्टेयर एरिया में हमें 5 बोरहोल्स करने चाहिए, कुछ डीसीपीटी कर लेने चाहिए, और कुछ जगह ट्रायल पिट्स की बात होती है. अगर कोई हम एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो बेसिकली कोड हैव डिफाइंड लॉट मैनी थिंग्स विच वी विल बी डीलिंग इन माय नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, जिसमें हम हर स्ट्रक्चर में किस तरीके से नंबर ऑफ बोरहोल्स डिसाइड करने चाहिए वो हम बताएंगे. अब हम कंक्लूड ये करना चाहते हैं कि हम किसी भी साइट पे जाएं तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ऑन द प्रोफाइल ऑफ द साइट. वी हैव टू चेक वेदर देयर आर एनी water bodies near to the site or at the site, or koi if there is any flowing water, means we have to have the geophysical profile with the relative levels. क्योंकि हमें इंजीनियरिंग कंसर्न को, इंजीनियर इंचार्ज कंसर्न को सारा डिटेल देना चाहिए. ये हमारे एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की पहला स्टेप है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें ये चीज़ें बताएं. प्लस वहाँ हमारी ग्राउंड वाटर टेबल किस सिचुएशन पे थी, उसमें कोई अप एंड डाउन तो नहीं हो रहे थे. चूँकि किसी हम ब्रिज पे जाते हैं तो वहाँ हमारी अबटमेंट और पियर लोकेशंस होती हैं, वहाँ वाटर टेबल प्रोफाइल वेरी करती है. रिवर पे हमारा लो वाटर लेवल, हाई फ्लड लेवल और जनरल ग्राउंड एग्जिस्टिंग क्या वाटर लेवल है, ये हमें नोट करके लाना चाहिए. इसके अलावा हमें वहाँ से सैम्पल सॉइल जो लाएँ उनके हार्मफुल साल्ट्स चेक करना चाहिए. तो ये बेसिकली 3 मोटे मोटे फंडामेंटल हैं. और किसी भी साइट पे हमें एक रिलेटिव प्रोफाइल, मैं थोड़ा सा एरिया इसका बस 1-2 मिनट और आपका लेता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारा जो होता है एक प्रोफाइल बनता है. वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स पे एक सैम्पल एग्जाम्पल मेरे हाथ का प्रिपेयर्ड मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ. तो हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर हम किसी साइट पे इस तरीके से हमारी साइट है और एक बोरहोल हमारा यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है. अब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग हमारी यहाँ आनी है, ठीक है, एक बिल्डिंग हमारी यहाँ आनी है अलग अलग. इट इज़ नॉट अ सिंगल बिल्डिंग, इट इज़ स्प्रेड ओवर अ लिटिल बिट मोर एरिया.
तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे कितने स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने एक बस छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करें। अभी हमने अयोध्या नगरी में एक प्रोजेक्ट करा था, वहाँ कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ फील्डअप भी था। तो एक चीज़ हम आपको और स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम जिस साइट पे जाएँ हम वहाँ ये पता कर लें कि साइट इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले कोई ऑलरेडी एक्सकेवेटेड तो नहीं थी, या वहाँ हम साइट पे गए वहाँ कोई आर्टिफिशियल फिल तो नहीं था, या कोई वहाँ फील्डअप सॉइल तो नहीं थी। फील्डअप सॉइल में comprise of any kind of waste material. It can be decomposed animal waste or plant waste, और it may be से कोई कहीं पानी अकुमुलेट होता हो, काई जम गई हो, तो filled up soil can be any soil mixed with lot many broken brick pieces etc. also. तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि this is what all need to be taken care of while collecting the data at the site before returning to our laboratory for further investigation. और फ्रेंड्स, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आगे जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सभी स्ट्रक्चर्स में किस तरह से फाउंडेशन डेप्थ डिसाइड करी जाती है ये आपको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज देयर इज़ वन IRC कोड 78 which have over a period of time been revised in 2010. तो क्या होता है कि जब हम ब्रिजेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं फॉर ब्रिजेस, तो उसने कुछ स्पेसिफिक्स अपने बता रखे हैं। अब यही अगर हमें कोई आप मान के चलिए कि रोड में इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके भी अपने स्पेसिफिक्स हैं। रोड के एम्बैंकमेंट के लिए करना है, अर्थवर्क के लिए करना है, तो ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फॉर द टाइम बिंग आई वुड लाइक टू फिनिश ऑफ माई लेक्चर टुडे, और होपफुली मैं मान के चलता हूँ तो मैंने पब्लिक रिक्वेस्ट पे इस लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने की कोशिश करी। होप यू वुड लाइक, and friends, I would request you to please stay connected with me for my future lecture. Thank you so much for